हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो जिसमें इसके पहली वीडियो में हमने सेल के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो हम सेल के बेसिक बारे में यानी कि जान लिया था कि व्हाट इज अ सेल क्या है, और डिस्कवरी जान लिया था कि सेल की खोज किसने की है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सेल है, सेल यह ग्रीक वर्ड के सेलुला से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कोष्ठक या एक डब्बा। ठीक, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कोशिका होती है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो सेल्स होती है ये एक हमारे जैसे भवन होता है उसी की भांति होती है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के द्वारा ही हमारे किसी भी जीव का शरीर तैयार होता है। जैसे ये हमारा एक ईंट हुआ, वैसे ही हमारी एक सेल्स हुई। एक ईंट मिलकर के दीवार बना दिया, यही हमारी कई सेल्स मिलकर के टिश्यू, सेल से टिश्यू, एक दीवार से एक कमरा तैयार हो गया, वैसे ही यहाँ एक ऑर्गन तैयार हो जाता है। अब एक कमरे से हमारा एक मकान तैयार हो जाता है। ठीक, ये सपोज कर लीजिए हमारा मकान है। एक ईंट से एक दीवार तैयार हुई, एक दीवार से एक कमरा, एक कमरे से हमारे कई कमरे मिलकर के फिर एक घर बन गया। उसी प्रकार हमारी सेल्स जो होती हैं, सेल्स एक सेल्स होती है, फिर यही कई सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बना देते हैं, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, एक ऑर्गन बन गया। ऑर्गन के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बन गया हमारा। ठीक, ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव तैयार कर देते हैं। ठीक, तो हमने तो ये पढ़ लिया। अब डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। इन्होंने डेड सेल्स में किया था और लिविंग सेल्स में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम सेल थ्योरी की ओर, जो आज हमारा मेन टॉपिक है, सेल थ्योरी। गाइस, तो अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दो साइंटिस्ट आते हैं। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक है एमजे शिल्डन और दूसरे हैं टी स्वान। अब एमजे शिल्डन और टी स्वान तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का नाम क्यों आता है? क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों को ये सेल थ्योरी के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वो संयुक्त रूप से दिया गया था। तो जो एमजे शिल्डन ये बॉटनिस्ट थे। कहाँ के थे? ये जर्मन के थे, बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 पे, कब? 1838 पे जब ये पौधों का अध्ययन कर रहे थे तो देखा कि पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। और दूसरे वैज्ञानिक थे टी स्वान, ये भी जर्मन के थे, लेकिन ये जूलॉजिस्ट थे। ये 1839 पे। अब टी स्वान और एमजे शिल्डन दोनों को याद करने का तरीका कि ये कौन बॉटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है। तो जो टी स्वान है, ये स्वान वर्ड जो है एक बर्ड का
होता है, एक यानी कि एक बर्ड होता है, स्वान मीन्स एक पक्षी। तो पक्षी किस पे आ जाता है, एनिमल पे आ गया यानी कि, तो उसको जूलॉजिस्ट, ये याद करने का केवल तरीका है, ठीक। और जो एमजे शिल्डन है ये बॉटनिस्ट, जब यहाँ से जूलॉजिस्ट कंफर्म हो गया तो ये बॉटनिस्ट। तो जो टी स्वान थे ये जब जंतुओं का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जंतुएं भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल्स, यानी कि जो जीव होते हैं वे एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और फिर दूसरा उन्होंने बताया कि इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इज फंडामेंटली द सेम, यानी कि जो सभी बहुकोश की जीव होते हैं वे एक रूप से, मूलभूत रूप से समान होते हैं। लेकिन जो एमजे शिल्डन और टी स्वान ने बताया तो कि जो सभी जीव होते हैं, सभी जीवों की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, लेकिन इनके सिद्धांतों में भी कुछ एक्सपेक्शन था। अब एक्सपेक्शन ये था कि इन्होंने ये तो नहीं बताया कि जो हमारी एक सेल हो गई और दूसरी नई सेल्स जो हैं वो कैसे बनती हैं, क्योंकि अपने आप कोई सेल्स तो अपने आप आ नहीं जाएगी, अपने आप प्रकट होके नहीं आ जाएगी। हाँ, तो उनके सेल्स में एक्सेप्शन था कि इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस थ्योरी हाउ सेल डिवीजन, यानी कि सिद्धांत में ये क्लियर नहीं था कि सेल का डिवीजन कैसे होता है और नई सेल्स कैसे बनती हैं। और इनके सिद्धांत पे और दूसरा एक्सेप्शन क्या था, दूसरा एक्सेप्शन ये था कि दिस थ्योरी डज नॉट फिट वेल अबव द वायरस बिकॉज दे डू नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो सिद्धांत था ये वायरस पे एक्टिव वो नहीं हो रहा था, क्योंकि जो वायरस होते हैं वे वायरस क्या होता है, वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या होते हैं, वायरस आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। जो वायरस होते हैं वे प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, डीएनए आरएनए के मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनकी ये थ्योरी ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई। नहीं कि सिद्ध तो हुई कि जो सभी जीव होते हैं वे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वे ये नहीं बता पा रहे थे कि सेल का डिवीजन कैसे होता है, नई सेल्स कैसे बनती हैं। तो उसको बताने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक आए। बात करेंगे अब मॉडर्न सेल थ्योरी की। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को रुडोल्फ विर्चो जी ने, किसने, रुडोल्फ विर्चो जी ने 1855 पे आए और उन्होंने बताया कि जो हमारी न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स वे पूर्ववर्ती कोशिकाओं के डिवीजन से बनती हैं। क्या कहा कि फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जाइटिंग सेल्स, यानी कि जो न्यू सेल्स बनती हैं वे पूर्ववर्ती कोशिकाओं के डिवाइड से, उनके डिवीजन से बनती हैं। फिर उन्होंने कोशिका सिद्धांत को, जो पहला एमजे शिल्डन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, उसको मॉडिफाइड करते हैं। तो मॉडिफाइड करते हैं तो उसको कोशिका सेल डेक्टोराइन कहते हैं, ठीक। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को हम सेल डेक्टोराइन के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आपको ये मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डेक्टोराइन पूछ लिया जाए तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी ही है, ठीक। अब जो रुडोल्फ विर्चो जी थे, इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, जो ये टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला टर्म किसने दिया, लेकिन फिर इसका अर्थ क्या होता है। तो ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला का अर्थ होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल्स होती हैं ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही से बनती हैं, ठीक। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत में और बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सभी जीवों की सेल्स होती हैं, सभी जीवों का शरीर होता है वे सेल्स या उनके प्रोडक्ट से बनते हैं। मतलब कि ये हमारी एक सेल्स हो गई,
एक ये पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स बनती है। तो यानी कि ये पेरेंट सेल्स या डॉटर सेल्स यानी कि ये सेल्स या उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। फिर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग सेल्स परफॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन, यानी कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वे पेरेंट सेल से ही हमारी न्यू सेल्स बनती हैं, यानी कि जो डॉटर सेल्स बनती हैं। द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल लाइफ, यानी कि जो सेल होती है यह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई के रूप में होती है। ठीक, फिर क्या है, ऑल सेल्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली द सेम। दो जो सभी जीव होते हैं, बहुकोश की जीव होते हैं, वे बेसिकली मूलभूत रूप से सभी एक समान होते हैं। ठीक, मॉडर्न सेल थ्योरी हो गया, सेल थ्योरी हो गया। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार से होते हैं तो हमने पढ़ा था, ओवरव्यू में हमने पढ़ा था कि सेल्स जो होती हैं 3 प्रकार से होती हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स यह 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का जो एक ये ग्रीक वर्ड के प्रोकैरियोन से, तो प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या बिफोर। कैरियन प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव या बिफोर, कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी कि पहले न्यूक्लियस, प्राथमिक न्यूक्लियस या जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यानी कि पहले की सेल्स कहलाती है। ठीक, बिफोर न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होते हैं वे क्या होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये आ गए। अब दूसरी सेल है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यू और कैरियोटिक। मतलब यू का होता है अर्थ ट्रू, कैरियन का न्यूक्लियस, यानी कि जो यूकैरियोटिक होती है इसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी इसमें सत्य केंद्रक या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ये काफी कॉम्प्लेक्स सेल्स कहलाती है। और माना जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के फॉर्मेशन से ही बनती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का मॉडिफाइड रूप ही यूकैरियोटिक सेल्स होता है। पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बनती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स से ही हमारी यूकैरियोटिक सेल्स बनती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके सभी एनिमल, प्लांट्स ये किस में आ जाते हैं, हमारे ब्लू ग्रीन यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाते हैं। अब बात करेंगे मीजोकैरियोटिक सेल्स की।
मीजोकैरियोटिक सेल्स, ये भी दो वर्डों से मिलकर बनी हुई है, मीजो और कैरियोटिक। मीजो मतलब हो गया मिडिल, कैरियोटिक मतलब तो आपको पता ही हो गया, न्यूक्लियस, यानी कि ये मध्य की सेल्स होती है। मीजोकैरियोटिक सेल्स को एक साइंटिस्ट हैं डोज, उन्होंने 1664 में, कब, 1664 में उन्होंने देखा कि एक ऐसी सेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के मध्य की अवस्था दर्शाती है। उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की मिडिल स्टेज की सेल्स है, तो उसका नाम उन्होंने मीजोकैरियोटिक सेल्स रख दिया। अब वो मिडिल स्टेज कैसे कहलाई, उन्होंने देखा कि उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल जो था वो किसकी भांति था, यूकैरियोटिक सेल्स की भांति। यूकैरियोटिक सेल्स की भांति कैसे, यानी कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड था। यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो यूकैरियोटिक सेल्स की भांति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड था, बट लेकिन वो क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की भांति उसके डीएनए में क्या था, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव था। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव था, यानी कि उन्होंने देखा कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है यूकैरियोटिक सेल्स की भांति है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की भी भांति है, तो दोनों की अवस्था दर्शा रहा था, दोनों की यानी कि मध्य की अवस्था दर्शाया, तो उसे उन्होंने मीजोकैरियोटिक कहा। एग्जाम्पल, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये एक जीव है डायनोफ्लैजिलेट्स, जो मीजोकैरियोटिक सेल्स की भांति दर्शाता है। जो इसकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती, जो इसमें डिवीजन होता है, इसमें जो डिवीजन होता है डायनोमाइटोसिस होता है। डायनोमाइटोसिस डिवीजन का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना तो वो डिवाइड होती है और ना ही स्पाइंडल का फॉर्मेशन होता है, ये कहलाता है डायनोमाइटोसिस डिवीजन। अब आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और मीजोकैरियोटिक सेल्स जान लिया। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के मध्य अंतर जान लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन and eukaryotic cells। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के मध्य अंतर जानते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें तो ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। सबसे पहले तो ये हमारा क्या हुआ, कैप्सूल हुआ। कैप्सूल हुआ। फिर ये आ गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, और इसके ये मध्य में क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल हुई। अब ये इसके किनारे किनारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके किनारे किनारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, पीली। जो ये पीली क्या होता है, ये पीली ये सरफेस पे अटैच करने के लिए या एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने का काम करता है पीली। ठीक। फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला, अब फ्लैजिला क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। मूवमेंट करता है जिससे जो हमारा बैक्टीरिया होता है या कोई भी, वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। फ्लैजिला जब मूवमेंट करता है तो ये उसका काम हुआ। और ये क्या कहलाता है, हमारा थैलेकॉइड। थैलेकॉइड ये क्या कहलाता है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में ये मदद करता है। ठीक। ये क्या है, ये हमारा मीजोसोम है। मीजोसोम, मीजो मतलब मध्य यानी कि मिडिल, और सोम मतलब होता है बॉडी, मध्य बॉडी यानी मध्य का। ठीक। अब इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए यहाँ पे पाया जाता है। डीएनए, जो डीएनए होता है ये कहाँ होता है, न्यूक्लियाइड रीजन पे। न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिला है, न्यूक्लियस और ऑइड। ऑइड का मतलब होता है लाइक। न्यूक्लियस मतलब ये न्यूक्लियस, लाइक मतलब होता है कि उसके जैसे लेकिन वो नहीं। तो न्यूक्लियस के जैसे लेकिन न्यूक्लियस नहीं, तो ये क्या कहलाया, न्यूक्लियाइड कहलाया। और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें। कैप्सूल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, थैलेकॉइड, साइटोप्लाज्म। राइबोसोम होता है। राइबोसोम मतलब तो पता ही है, बॉडी हुआ, और राइबो हुआ, राइबो मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो ये राइबोसोम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम को। ये हुआ क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर। ये किसका हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स का भी स्ट्रक्चर देखें। यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को आप लोग अच्छे से समझिएगा ताकि हमको डिफरेंशिएट करने में
आसानी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया तो फिर आप लोगों से जो इनका अंतर है वो अपने आप ही बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसकी बाउंड्री वॉल एक लेयर हुई जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस का क्षेत्र बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई। एक छोटा सा गोला सा यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। ठीक, जेनेटिक मटेरियल में हमारा हो गया डीएनए, प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक, और इसमें यहाँ पे किनारे किनारे न्यूक्लियर पोर होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर पोर, जो न्यूक्लियस को बनाए रखता है सेल्स के मध्य। ठीक, तो न्यूक्लियर पोर होते हैं। और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। ये चारों मिलकर के क्या बनाए, न्यूक्लियस। ठीक, अब ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, अच्छा इसका सबसे पहले कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन, राइबोसोम बना देता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। जिसमें ये राइबोसोम लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पैकेजिंग का काम करता है या और मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। जो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये होता है कि जो इसमें सेल्स में जहरीले पदार्थ होते हैं, तो जहरीले पदार्थ को खत्म करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि उनको डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। ठीक, और यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है क्या करता है, ये लाइसोसोम बनाता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है।
ठीक, ये लाइसोसोम का करता है काम। और ये लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस या और प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है लाइसोसोम। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है ये सेल डिवीजन में काम करता है। जो हमारा सेंट्रियोल होता है ये सेल डिवीजन में काम करता है। और जो सेंट्रियोल होता है ये केवल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में। ठीक, जो सेंट्रियोल होता है वो एनिमल सेल्स में पाया जाता है। और ऐसे कई वो हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड होता है वो केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। और सबसे मेन जिसको बोले माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, सीलिया बोले या पीली, इसमें भी फ्लैजिला होता है। इसमें वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल, जो वैक्यूल होता है सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाता है, ऑर्गेनली कहलाती है। ठीक, लाइसोसोम, लाइसोसोम भी दो वर्डों से मिलकर बना है, लाइसो और सोम। तो सोम का अर्थ तो आपको बॉडी, लाइसो का मतलब होता है लाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना या डाइजेस्ट करना, यानी कि जो इसमें वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पदार्थ होता है, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। तो ये हुआ यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब इसके बाद हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के मध्य अंतर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन। एनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म that does not contain a membrane bound nucleus or organelle, यानी कि कोई भी एक कोश की जीव जिसमें, यानी कि उसमें ना तो कोशिका झिल्ली होती है और ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई ऑर्गन्स स्पष्ट रूप से होते हैं। यानी इसमें एक कोश की जीव में सेल मेम्ब्रेन भी स्पष्ट रूप से नहीं होती और ना तो न्यूक्लियस की सेल मेम्ब्रेन होती है और ना तो स्पष्ट रूप से ऑर्गन कोई अंग होता है, ऑर्गेनेलीज। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलीज के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये वगैरह होती है। तो यूकैरियोटिक में क्या कह रहा है कि एनी सेल्स दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि इसमें क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इसमें न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन पाई जाती है और ऑर्गेनेलीज होती हैं। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई आते हैं। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड रीजन पाया जाता है। अब न्यूक्लियोइड तो आपको मालूम होगा कि जो न्यूक्लियस के जैसे दिखने वाला, ना कि न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, नहीं स्पष्ट रूप से वहाँ होता है। मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। यानी कि मेम्ब्रेन हम जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड ये सब वगैरह आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म
ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, राइबोसोम स्मॉलेस्ट टाइप के होते हैं 70s का, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है इसमें बोथ दोनों 18s और 17s दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है, असूत्रीय विभाजन, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन पाया जाता है। जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वह किसी में डीएनए होता है तो किसी में आरएनए, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए पाया जाता है तो किसी के में आरएनए, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, यानी कि उसकी यूकैरियोटिक सेल्स की सभी सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए के रूप में होता है। फिर जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हैप्लॉइड होता है, एक सूत्री होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें डिप्लॉइड द्विसूत्री होता है, द्विगुणन होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होते जाता है और ट्रांसलेशन भी होते हैं, दोनों की प्रक्रिया जो है एक साथ चलते रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स में है पहले ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होता है और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली एब्सेंट होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गन हो गए जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के पिगमेंट में, लैमिनी में प्रेजेंट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक के प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट होता है लेकिन फंजाई में ये एब्सेंट होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में कई प्रकार के जीव रहते हैं, तो उनकी रचना, उनका बनावट, उनका आकार सबका डिफरेंट टाइप होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में एक बैक्टीरिया से लेकर के एक विशालकाय जंतु तक रहता है, तो उनकी कोशिका भी भिन्न भिन्न होगी, तो उनमें कोशिकाएं भी अलग अलग अनगिनत होती हैं। तो जैसे यूनिसेलुलर में एक, फिर मल्टीसेलुलर में अनगिनत, तो उन्हीं का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं। तो जो उनका शेप होता है, उनका आकार होता है, प्लांट और एनिमल में क्या है भिन्नता पाई जाती है। प्लांट में कुछ और कोशिकाएं होती हैं और जंतु में कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे उनका आकार तो राउंडेड होता है, ओव्यूल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, पॉलीगोनल होता है, स्पाइरल होता है। ठीक। साइज ऑफ द सेल, साइज जो होता है 0.5 म्यू से 20 म्यू तक होता है ये सेल्स का। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा लैडलेवियाई, जिसकी साइज होती है 0.25 म्यू डायामीटर। माइकोप्लाज्मा लैडलेवियाई पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच, जिसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर डायामीटर। जो ऑस्ट्रिच है ये शुतुरमुर्ग का एग कहलाता है, ये सबसे बड़ी सेल्स कहलाती है। फिर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो केवल एक कोशिका होती है, लेकिन जो हमारे मल्टीसेलुलर जीव होते हैं उनमें डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो कुछ ऐसे शैवाल्स भी होते हैं जिनमें कई संख्या होती हैं। तो जैसे टेट्रास्पोरा है तो टेट्रास्पोरा में 4 सेल्स। इडुराइना है तो इडुराइना में 16, 32, 64 सेल्स पाई जाती हैं। और पेंडोराइना है तो किसी में 8, तो किसी में 16, तो किसी में 72 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करें हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल का, जब माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं तो उनमें हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो ऑर्गेनेलिज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सेल्स में सबसे पहले हमको सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन।
इधर आ गया प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के अंतर्गत आ जाता है अपना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आ गया हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड, और प्रोटोप्लाज्म पे, तो प्रोटोप्लाज्म पे आता है अपना क्या, न्यूक्लियस। ये सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब इनका हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का आप डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यदि आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ जाए।